हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि हम लोग यहाँ पे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की ये सीरीज जो स्टार्ट की जा रही है, या आपके परीक्षा के दृष्टिकोण जो आगामी यूपी पीसीएस की परीक्षा 22 दिसंबर को प्रस्तावित है, उसके लिए रामबाण सिद्ध होगा। और इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहे हैं उन पे चर्चा करेंगे। ये सीरीज बिहार करंट अफेयर जैसे चलाई गई थी उसी तरीके से ये सीरीज चलाई जाएगी। और सबसे खास बात ये है कि बिहार करंट अफेयर की सीरीज को आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया। उम्मीद है उत्तर प्रदेश की सीरीज को भी आप भरपूर प्यार देंगे, अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर करेंगे और कमेंट करके आप उत्साह वर्धन भी करेंगे। आगे देखते हैं एपिसोड 1 उत्तर प्रदेश करंट अफेयर जनवरी 2024। यहां पे हम लोग जनवरी माह के करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से है, अभी आप स्लाइड देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो एग्जाम में आने के लिए बहुत ही तत्पर सवाल यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे ही जा सकते हैं, क्योंकि यूपी पीसीएस में कुछ पता नहीं है क्या पूछ ले। यहाँ इवन जो स्वच्छ सर्वेक्षण होता है उसको हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करते हैं, लेकिन मैंने स्लाइड में यूपी स्पेशल के संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य सबको संकलित किया। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस सीरीज को। देखते हैं हमारी पहली खबर क्या है उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने दावोस कहां पे है? स्विट्जरलैंड में है। यहां पे विश्व आर्थिक मंच की बैठक में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अपना निजी प्रतिनिधिमंडल भेजा गया है जो दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की बैठक थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर ब्रांड यूपी को प्रोत्साहन देना था। ठीक है, ब्रांड यूपी जो है इसको प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपना प्रतिनिधिमंडल कहां पे भेजा गया? विश्व आर्थिक मंच जो दावोस में आयोजित किया जा रहा था। पहली बार उत्तर प्रदेश का एक अलग प्रतिनिधिमंडल, जिसको किस नाम से जाना जाएगा? तो प्रोमेनेडा 49 के नाम से जाना गया, द्वारा उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाओं और समर्पित नीतियों का प्रदर्शन किया गया। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल गया था, उत्तर प्रदेश की नीतियों और जो योजनाएं हैं उनका प्रदर्शन किया गया। किस लिए किया गया था? इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए। मूल उद्देश्य यही था कि उत्तर प्रदेश में जैसे इन्वेस्ट यूपी है ना, तो इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए योजनाएं और नीतियों के बारे में प्रदर्शन किया गया। यहाँ पे देखें आगे, तो विश्व आर्थिक मंच की बैठक 14 से 19 जनवरी तक दावोस में आयोजित किया गया, जिसके दौरान विभिन्न बिजनेस टू बिजनेस तथा बिजनेस टू गवर्नमेंट बैठकों को आयोजित किया गया। तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो विश्व आर्थिक मंच की बैठक इस बार आयोजित की गई, विश्व आर्थिक मंच 2024 की बैठक कहां पे आयोजित की गई? स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की गई। उत्तर प्रदेश के द्वारा ब्रांड यूपी को प्रमोट करने के लिए अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा गया, जिसमें निवेश आकर्षित करना जिसका मूल उद्देश्य था, और यहां पे उत्तर प्रदेश की नीतियों तथा जो योजनाएं उनको प्रदर्शित किया गया। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने पर्यटन पर केंद्रित एक मोबाइल ऐप दिव्य अयोध्या लॉन्च किया। ठीक है, जैसा आप जानते हैं कि जनवरी माह में ही जो रामलला मंदिर है वहां पे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। ठीक है, तो उसी क्रम में जनवरी माह में ही दिव्य अयोध्या ऐप लॉन्च किया गया था। इससे होता क्या कि जिसे अयोध्या आने वाले भक्तों और पर्यटकों के लिए नेविगेशनल अनुभव को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था। किस लिए? जो अयोध्या पर्यटक आ रहे हैं ना, ठीक है, उन पर्यटकों को अयोध्या आने में आसानी हो और अयोध्या के जो महत्वपूर्ण, ठीक है, जो हिडन जेम्स की तरह मंदिर हैं और वहां के पर्यटन स्थल हैं, उन सबको विजिट कर सकें, इसी के लिए दिव्य अयोध्या ऐप लॉन्च किया गया था। यह ऑल इन वन प्लेटफॉर्म यात्रा कार्यक्रम की योजना बनाने, छिपे हुए स्थलों की खोज से लेकर अयोध्या के सांस्कृतिक समृद्धि में डूबने तक विभिन्न आवश्यकताओं को संबोधित करता है। ठीक है, यह विस्तृत विवरण और समय सारणी के साथ प्रमुख स्थलों, मंदिरों, मठों तथा ऐतिहासिक स्थलों की खोज में मदद करता है। मतलब ये आपको ये भी बता देता दिव्य अयोध्या ऐप कौन से मंदिर में आरती कब होगी, कौन से मंदिर का गेट कब खुलेगा, सारी चीजें इसी ऐप के माध्यम से आपको पता चल जाता, दिव्य अयोध्या मोबाइल ऐप के माध्यम से। ठीक है, ये ऐप कुछ इस तरह दिखता है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। आगे देखें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृंदावन में देश के पहले बालिका सैन्य विद्यालय का उद्घाटन किया। ठीक है, तो देश का पहला बालिका सैन्य विद्यालय कहां पे खोला गया? इसका नाम क्या था? संविद गुरुकुलम बालिका सैन्य स्कूल। कहां पे खोला गया? मथुरा के वृंदावन में इसकी स्थापना की गई, इसको खोला गया। ठीक है, तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, राहत वाणी केंद्र। अब राहत वाणी केंद्र जो है ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्यों है? ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन हेतु अर्ली वार्निंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो आपदा राहत है इसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम जो जारी किया गया, उसका नाम क्या है? नाम आपसे पूछ सकता है, उसका नाम है राहतवाड़ी सेंटर। ठीक है, राहतवाड़ी केंद्र। इस वजह से ये पॉइंट यहां पे लगाया गया है, राहतवाड़ी केंद्र, इसी वजह से चर्चा में रहा। आगे बात करें, अटल भूजल योजना। जो अटल भूजल योजना है
इसके प्रदर्शन में अटल भूजल योजना जो संचालित की जा रही है, तो इसका डाटा जारी किया गया जनवरी माह में। तो अटल भूजल योजना में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर, दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। जो अटल भूजल योजना है, योजना जो संचालित की जा रही है, उसमें शीर्ष प्रदर्शनकर्ता कौन? तो पहले स्थान पर अगर जो देखें, ठीक, फर्स्ट कौन? तो अपना यूपी पहले स्थान पर है। वहीं अगर हम बात करें सेकंड पर कौन? सेकंड पर महाराष्ट्र, ठीक है। और तीसरे स्थान पर कौन? थर्ड कौन? एमपी, ठीक है। तो यूपी, महाराष्ट्र और एमपी जो अटल भूजल योजना है उनको संचालित करने में क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। इस वजह से ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ के निदेशक यूपी पुलिस के एडीजी नाम क्या? जीके गोस्वामी। डॉक्टर जीके गोस्वामी को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की गई। किसे प्रदान की गई? डॉक्टर जीके गोस्वामी को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की गई। किसके द्वारा? ठीक है। तो यहां पे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गांधीनगर स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में यह प्रदान किया। कहां पे प्रदान किया गया? तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो कहां पे अवस्थित है? गुजरात के गांधीनगर में अवस्थित है। वहीं पर इनको प्रदान किया गया डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि। ये है जो यूपी पुलिस के एडीजी है, ठीक है। नाम क्या है? जीके गोस्वामी इनका नाम है। आगे देखें, राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2023, ठीक है, 2023 का पुरस्कार जनवरी 2024 में प्रदान किया गया। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2 खिलाड़ियों को दिया गया। किसे किसे दिया गया? बैडमिंटन खिलाड़ी, ठीक है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, 2 लोगों को दिया गया था। ये आप जानते ही, नेशनल करंट अफेयर में हमने चर्चा कर लिया है। अर्जुन अवार्ड किसे किसे दिया गया? तो 26 खिलाड़ियों को इस बार अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश के मोहम्मद शमी और पारुल चौधरी शामिल थे, ठीक है। तो इस वजह से ये पॉइंट यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है कि राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2023 जो प्रदान किए गए, उसमें उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को पुरस्कार प्रदान किया गया? 2 लोगों को प्रदान किया गया। यूपी के 2 लोगों को। पहले कौन? मोहम्मद शमी थे, और दूसरा नाम किसका था? तो दूसरा नाम था पारुल चौधरी को प्रदान किया गया। वर्ष 2023 में कुल 42 पुरस्कार प्रदान किए गए। टोटल कितने पुरस्कार प्रदान किए गए थे? 42 पुरस्कार, जिनमें से 2 पुरस्कार यूपी को प्रदान किया गया। आगे देखें, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 जो जनवरी 2024 में स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जो थे वो प्रदान किए गए, इनकी घोषणा की गई। तो इससे संबंधित जो उत्तर प्रदेश स्पेशल से रिलेटेड जो जो पॉइंट हैं, उन पॉइंटों पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखते हैं, नोएडा शहर, ठीक है, नोएडा शहर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर बना। गार्बेज फ्री रेटिंग में प्रदेश का एकमात्र 5 स्टार सिटी बन गया, ठीक है। जो नोएडा शहर है ये गार्बेज फ्री रेटिंग में प्रदेश का एकमात्र 5 स्टार सिटी बना है। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है कि प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर कौन? नोएडा। गार्बेज फ्री रेटिंग में उत्तर प्रदेश का एकमात्र 5 स्टार शहर कौन? नोएडा, ठीक है। पहली बार वाटर प्लस श्रेणी में, वाटर प्लस श्रेणी का सर्टिफिकेट किसे मिला? नोएडा शहर को मिला, ठीक है। तो यहां पे ये तीनों पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, सर्वाधिक स्वच्छ गंगा तटीय शहरों की बात कर लें, ठीक है। सर्वाधिक स्वच्छ गंगा तटीय शहर, जो गंगा नदी के किनारे अवस्थित जो शहर हैं, उनमें सर्वाधिक स्वच्छ शहर कौन कौन से हैं, उनकी जो लिस्टिंग है वो देख लेते हैं। तो वाराणसी को इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किसे? वाराणसी को पहला स्थान। वहीं पर जो प्रयागराज है उसको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। प्रयागराज को वाटर प्लस का भी दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण है, नोट है कि प्रयागराज को वाटर प्लस का दर्जा प्रदान किया गया है। वाराणसी को पहला मतलब प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है स्वच्छ गंगा शहरों में, वहीं प्रयागराज को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है स्वच्छ गंगा शहरों में। आगे बात करें, स्टार रेटिंग सिटीज को देख लेते हैं। स्टार रेटिंग सिटीज 1 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, उस कैटेगरी में देखें तो स्टार रेटिंग देखते हैं, ठीक। एकमात्र शहर मैंने आपको बताया 5 स्टार रेटिंग में, नोएडा। 3 स्टार में देखें तो 9 शहर हैं। कौन कौन से 9 शहर हैं? आगरा, गाजियाबाद, अलीगढ़, वाराणसी, लखनऊ, फिरोजाबाद, कानपुर, गोरखपुर और झांसी। ये 3 स्टार रेटिंग वाले शहर हैं। 9 शहरों को 3 स्टार रेटिंग प्रदान किया गया। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। कितने शहर? तो 9 शहरों को प्रदान किया गया है 3 स्टार रेटिंग, ठीक है, 3 स्टार रेटिंग। वहीं पर नोएडा शहर को 5 स्टार, ठीक। 1 स्टार कितने? 57 शहरों को प्रदान किया गया। कितने? उत्तर प्रदेश के 57 शहरों को 1 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश के 65 शहरों को कचरा मुक्त प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। कितने शहरों को कचरा मुक्त प्रमाण पत्र दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के 65 शहरों को कचरा मुक्त प्रमाण पत्र दिया गया है। इतने डाटा आपके लिए देख लीजिए, यूपी स्पेशल को कितना विशिष्टता से और कितना अंदर जाके कवर किया जा रहा है। आगे देखें, अवार्ड जीतने वाले यूपी के अन्य शहर कौन कौन से हैं? बरवर, लखीमपुर,
नॉर्थ जोन में 15,000 से कम आबादी वाले शहरों में इसको प्रथम स्थान मिला है। अनूप शहर, बुलंदशहर का जो अनूप शहर है उसे कौन सा, तो नॉर्थ जोन में 25,000 से 50,000 आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान। वहीं पर 50,000 से 1 लाख की आबादी में प्रथम स्थान किसको, तो अमरोहा का जो गजरौला है, ठीक है। तो ये 3 शहरों का नाम याद रखना। 50,000 से 1 लाख की श्रेणी में पहला स्थान किसका, गजरौला का, ठीक, महत्वपूर्ण है। वहीं पर 25 से 50,000 की श्रेणी में पहला स्थान किसका, अनूप शहर जो बुलंदशहर का है। वहीं पर बारवर जो लखीमपुर का है उसको नॉर्थ जोन में 15,000 से कम आबादी वाली श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये इतनी चीजें हम लोगों ने जो स्वच्छ सर्वेक्षण उससे संबंधित चर्चा कर ली। आगे देखें, लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी को उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नामित किया गया। एग्जाम में आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, नाम याद रखना, लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी, ठीक है। ये है लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी, इनको नियुक्त किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उपाध्यक्ष, ठीक है। तो ये नाम नियुक्तियों में इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखें, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया रिपोर्ट, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है, ये यूपी के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है, आप जानते ही हैं। गरीबी से मुक्त हुए लोगों में सर्वाधिक संख्या कहां पर है, ये रिपोर्ट कहती है कि जो गरीबी से मुक्त हुए लोग हैं उनमें अगर सर्वाधिक संख्या देखी जाए तो उत्तर प्रदेश में कितने, लगभग 5.94 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में है जो गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सर्वाधिक कहां से बाहर निकले, बिहार से, फिर मध्य प्रदेश से और राजस्थान से, यानी कि उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। यूपी का देखा जाए गरीबी मुक्त से, गरीबी हटाने में यूपी का पहला स्थान, फर्स्ट रैंक है, ठीक है। बिहार का दूसरा स्थान है, मध्य प्रदेश का तीसरा और राजस्थान का चौथा, ठीक है। यहाँ पे जो गरीबी है वो कम हुई है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2013-14 के 29.7% बहुआयामी गरीबी की तुलना में 2022-23 में सिर्फ 11.28% बहुआयामी गरीब है। मतलब रिपोर्ट कह रही है कि जो 2013-14 में भारत में कितने गरीब थे, 29.17% लोग गरीब थे, लेकिन अब क्या हो गया है, 2022-23 में कितने परसेंट लोग गरीब रह गए हैं, तो 11.28% लोग गरीब रह गए हैं। यूपी से कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है, तो 5.94, ठीक है, 5.94 करोड़ लोगों को बाहर निकाला गया है, ठीक है। किसके द्वारा जारी की जाती है रिपोर्ट, तो नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। आगे देखें, स्टार्टअप रैंकिंग 2022, स्टार्टअप रैंकिंग 2022, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली जो श्रेणी है, बेस्ट परफॉर्मर की जो श्रेणी है कैटेगरी ए में, वहां पे किसको रखा गया है, तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली कैटेगरी में गुजरात, केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश को रखा गया है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले यानी कि टॉप परफॉर्मर, देखो 2 कैटेगरी है, एक तो बेस्ट परफॉर्मर, एक है टॉप परफॉर्मर, ठीक है। तो टॉप परफॉर्मर में किसको रखा गया है, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उड़ीसा और महाराष्ट्र को। लीडर की जो श्रेणी है, लीडर कैटेगरी में किसको रखा गया, तो यूपी को लीडर कैटेगरी में रखा गया। आपके एग्जाम के लिए यही पॉइंट महत्वपूर्ण है, ठीक। उत्तर प्रदेश को किस कैटेगरी में रखा गया स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में, उत्तर प्रदेश को लीडर कैटेगरी में रखा गया है। 4 कैटेगरियां दे देगा, उन 4 कैटेगरियों में आपको एस्पायरेंट, बेस्ट परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर, लीडर्स, तो आप टिक करके आइएगा, लीडर कैटेगरी में रखा गया है यूपी को। बिहार स्टार्टअप पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, मेडिवाइजर को प्रदान किया गया है। बिहार से संबंधित एक तथ्य मैंने आपको बिहार स्पेशल वाले में बताया था कि मेडिवाइजर को बिहार स्टार्टअप जो अवार्ड है 2024 को प्रदान किया गया था। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि बिहार स्टार्टअप पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया, मेडिवाइजर को प्रदान किया गया। आगे देखें, 18 जनवरी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हैदराबाद में फार्मा कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। कहां पे आयोजित किया गया, जो फार्मा कॉन्क्लेव है, ठीक है, फार्मा कॉन्क्लेव कहां पे आयोजित किया गया, 18 जनवरी को हैदराबाद में आयोजित किया गया। किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा। शहर के नाम कंफ्यूज कर देगा आपको, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया तो आप यही सोचेंगे कि यूपी का ही कोई शहर होगा, यूपी के ही किसी शहर में फार्मा कॉन्क्लेव उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित किया गया, लेकिन नहीं, कहां पे, हैदराबाद में आयोजित किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। 18 जनवरी को फार्मा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखें, बुंदेलखंड गौरव महोत्सव, बुंदेलखंड गौरव महोत्सव आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें जो बुंदेलखंड के जो विभिन्न जिले हैं वहां पे इसका आयोजन किया गया। जो बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र में जो जिले सम्मिलित हैं, आसपास के चित्रकूट, हमीरपुर इत्यादि, तो वहां पे इसका आयोजन किया गया। आयोजन 23 जनवरी 2024 से 18 फरवरी 2024 के मध्य, ठीक, पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। 23 जनवरी 2024 से प्रारंभ हुआ और 18 फरवरी तक ये चला। बुंदेलखंड के क्षेत्र जो है वहां पे उनके संबंधित जिलों में इसका आयोजन किया गया, बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का। आगे देखें,
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, आइए से संबंधित जो तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 बच्चों को इस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया। 18 राज्यों और 9 यूटी से 9 लड़के और 10 लड़कियां, ठीक है। कितने 19 बच्चों को कुल सम्मानित किया गया, जिनमें 18 राज्य और यूटी से 9 लड़के और 10 लड़कियों को पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय ठीक बाल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया जाता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, हर वर्ष दिया जाता है। इस बार कुल 19 लोगों को दिया गया, जिनमें 18 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 9 लड़के तथा 10 लड़कियों को चुना गया। उत्तर प्रदेश से 2 प्रतिभावान बच्चे इस पुरस्कार के लिए सम्मानित किए गए। 2 लोगों को उत्तर प्रदेश से चुना गया। जो टोटल 19 बच्चे चुने गए उनमें 2 यूपी के थे। कौन कौन थे? एक का नाम था अनुष्का पाठक। नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। कला एवं संस्कृति की श्रेणी में, किस श्रेणी में? कला एवं संस्कृति की श्रेणी में इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नाम था अनुष्का पाठक। दूसरा नाम है आदित्य यादव, ठीक है। तो इनको खेल की श्रेणी में प्रदान किया गया राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो ये दोनों नाम महत्वपूर्ण है, आदित्य यादव और दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है अनुष्का पाठक, ठीक है। आगे देखें, उत्तर प्रदेश पर्व के बारे में जान लेते हैं। जैसा आप जानते हैं कि 24 जनवरी जो होता है वो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और इसी दिन 24 जनवरी जो है उसको उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 24 जनवरी को ही, 24 जनवरी 2018 शायद, ठीक है। अगर जो मैं गलत हूं तो करेक्ट करिएगा। 24 जनवरी 2018 को ही शायद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो याद रखना 24 जनवरी को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी से 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश पर्व की शुरुआत की गई। पर्व का थीम क्या था? तो उत्तर प्रदेश समृद्ध आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत इसका थीम था। थीम आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो उत्तर प्रदेश पर्व था उसका थीम क्या था? तो उत्तर प्रदेश समृद्ध आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत इसका थीम था, ठीक है। कहां पर आयोजित किया गया मुख्य रूप से? तो मुख्य रूप से लखनऊ, नोएडा और दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। कहां पे? लखनऊ, दिल्ली और नोएडा में इसका आयोजन मुख्य रूप से किया गया उत्तर प्रदेश पर्व का, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर। आगे बात करें, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो वर्ष 2024 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार देखा जाए तो संस्थागत श्रेणी में, व्यक्तिगत श्रेणी में किसी को नहीं दिया गया था। संस्थागत श्रेणी में 16 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल जो उत्तर प्रदेश का है, इसे इस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। 16 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल जो उत्तर प्रदेश का है, इसको वर्ष 2024 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो 2024 आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, कहां आयोजित किया गया, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शॉपिंग महोत्सव, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शॉपिंग महोत्सव है, कब आयोजित किया गया? तो 25 से 29 जनवरी के बीच में आयोजित किया गया। कहां पे? लखनऊ में इसका आयोजन हुआ। कहां पे आयोजन हुआ? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शॉपिंग महोत्सव, जिसको आप उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो यूपी टेक्स के नाम से जानते हैं। यूपी टेक्स 2024 का आयोजन कहां पे किया गया? लखनऊ में किया गया। आगे देखें, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 बिहार की सीरीज में मैंने बिहार गौरव भारत गौरव के बारे में चर्चा की थी। यहां पे हम उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 के बारे में चर्चा करते हैं। वैज्ञानिक ऋतु करिघल श्रीवास्तव और उद्यमी नवीन तिवारी को इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। कहां के हैं? उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे किसे? तो ऋतु करिघल को सम्मानित किया जाएगा और नवीन तिवारी को सम्मानित किया जाएगा। ऋतु करिघल को अगर जो देखें तो इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध लखनऊ से है, ठीक, लखनऊ से है। वहीं पे अगर हम नवीन तिवारी को देखें तो इनका संबंध कानपुर से है, ठीक, कानपुर से संबंधित है। और ऋतु करिघल के बारे में आप जानते हैं, चंद्रयान 2 की जो मिशन डायरेक्टर थी वो ऋतु करिघल ही थी। ये लखनऊ से संबंधित है, इनका संबंध लखनऊ से है। और नवीन तिवारी का संबंध कानपुर से। इनको सम्मानित किया जाएगा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से। 24 से 26 जनवरी 2024 के मध्य लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। आगे देखें, रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण पुरस्कार की घोषणा की गई है। हॉकी खिलाड़ी राजकुमार समेत 6 खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इन 6 खिलाड़ियों में कौन कौन है? तो किरण, जैनब और सिमरन को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार प्रदान किया गया। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार किसे? तो 3 लोगों को, किरण, जैनब और सिमरन को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं राजकुमार, अजीत और अखिल 3 लोगों को लक्ष्मण पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल सम्मान है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल सम्मान है। जैसे भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है?
तो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद अवार्ड है। उसी तरह लक्ष्मण पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा खेल क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। हम पद्म पुरस्कार 2024 के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी और एक व्यू मारेंगे भारत के संदर्भ में भी। 5 विभूतियों को पद्म भूषण, ठीक है, 5 विभूतियों को पद्म भूषण, 17 को पद्म विभूषण दिया गया, वहीं 110 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन? पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, वैजंती माला, चिरंजीवी और पद्मा सुब्रमण्यम तथा विंदेश्वर पाठक, ये 5 लोगों को प्रदान किया गया, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण प्रदान किया गया। पद्म भूषण किसे? तो उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक को, जो 17 लोग थे, ठीक है, इन 17 लोगों में एक खास नाम हो जाता है मिथुन चक्रवर्ती का। वैसे तो इनका संबंध बंगाल से है, लेकिन यहाँ पे लिख दिया, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस बार का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो भी इनको प्रदान किया गया, इस वजह से मैंने नाम लिख दिया था यहाँ पे। आगे जो राज्यपाल राम नाईक है, उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल, उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की 12 विभूतियों को, ठीक, उत्तर प्रदेश की 12 विभूतियों को पद्मश्री से इस बार सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जो 110 पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, उनमें 12 लोग जो हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं, और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इस बार 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। वो 5 नाम आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करें तो वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर में गिरावट का नेतृत्व युवा आबादी की बड़ी हिस्सेदारी वाले राज्य कौन कौन से हैं? अगर बात करें, यहाँ पे रिपोर्ट क्या कह रही है वित्त मंत्रालय की? बेरोजगारी दर में गिरावट आई है, और बेरोजगारी दर जो गिरी है उसमें जो सबसे ज्यादा गिरी है, कहां कहां पे गिरी है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो रिपोर्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर कम हुई है, बिहार में कम हुई है, मध्य प्रदेश में कम हुई है, ठीक है, ऐसा रिपोर्ट का कहना है। यूपी में श्रम बल भागीदारी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में श्रम बल भागीदारी कितनी है वर्तमान में? तो 41.4% है, ठीक, श्रम बल भागीदारी, ये रिपोर्ट कह रही है वित्त मंत्रालय की। आगे देखें, बोनी कपूर की कंपनी वेब्यू प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का निर्माण करेगी। जो जेवर में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा, जेवर नोएडा में जो फिल्म सिटी बनाई जाएगी, किसके द्वारा बनाई जाएगी? ये कहा गया है कि बोनी कपूर की कंपनी है वेब्यू, ठीक, कौन सी? वेब्यू प्रोजेक्ट्स, इसके द्वारा बनाया जाएगा। जो उत्तर प्रदेश का फिल्म सिटी है, इसका निर्माण बोनी कपूर के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। कहां बनेगा? जेवर में बनेगा। आगे देखें, गणतंत्र दिवस सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट, जनवरी माह के जो करंट अफेयर है उत्तर प्रदेश के, उनमें इंपॉर्टेंट है ये। राज्यों और यूटी के जज श्रेणी में अगर जो देखा जाए तो राज्यों और उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश कह रहा है, यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में जो जजों की जो श्रेणी है उसमें उड़ीसा शीर्ष पर, गुजरात, फिर उसके बाद तमिलनाडु को। अगर लोगों की पसंद की देखी जाए तो लोगों की पसंद राज्यों और यूटी में किसकी सबसे ज्यादा पसंदीदा रही? तो सबसे ज्यादा झांकी जो पसंदीदा रही वो गुजरात की रही। उसके बाद उत्तर प्रदेश की झांकी जो थी वो दूसरे स्थान पर थी। लोगों की पसंद, देखो 2 कैटेगरी थी, एक तो जजेस डिसाइड करते हैं, जो जज होते हैं उनके द्वारा, जजों का जो पैनल होता है वो डिसाइड करता है कि कौन सर्वश्रेष्ठ झांकी है, और दूसरी जो पीपुल्स चॉइस होती है, लोग पसंद करते हैं कि लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा किसको पसंद किया गया। तो जो जजों की जो चॉइस थी उसमें उड़ीसा की झांकी को पसंद किया गया सबसे ज्यादा। वहीं जो पीपुल्स चॉइस था वहीं पर गुजरात के धोरडो की जो झांकी थी उसको पहले स्थान पर, जबकि उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी उसको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। मंत्रालय एवं विभागों की श्रेणी में देखा जाए तो संस्कृति मंत्रालय, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय का जो झांकी थी भारत लोकतंत्र की जननी, इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ, और गृह मंत्रालय की जो झांकी थी मंत्रालय एवं विभागों इस श्रेणी में, इसमें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। पीपुल्स चॉइस की श्रेणी में दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश की झांकी का थीम क्या था? विकसित भारत समृद्ध भारत। जो उत्तर प्रदेश की झांकी थी इस बार 26 जनवरी पर, उसका थीम क्या था? वर्ष 2024 के लिए जो झांकी निकली थी उसका थीम था विकसित भारत समृद्ध भारत, ठीक है। आगे देखें, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में, कहां पे? उत्तर प्रदेश के कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन किया। यह किसके लिए होगा? उन्होंने कानपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग के एक ब्लॉक का उद्घाटन किया है। एग्जाम में पूछे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? कानपुर में किया गया, ठीक है। तो ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखें, 26 जनवरी को उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की पहल पर लखनऊ के सेवानिवृत्त सैनिक पर्वतारोही, इनका नाम क्या था? वीरेंद्र सिसोदिया। क्या नाम था?
वीरेंद्र सिसोदिया द्वारा तंजानिया स्थित अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो पर, कहां पर, जो तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो है वहां पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और प्रभु श्री राम मंदिर का ध्वज फहराया गया। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सेवानिवृत्त सैनिक है, इनका नाम है वीरेंद्र सिसोदिया। इनके द्वारा भारत का ध्वज जिसमें राम मंदिर का जो फोटो है वो बनी हुई है, ऐसा ध्वज फहराया गया कब, 26 जनवरी के अवसर पर। और ये पहल किसकी थी, तो ये उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग की पहल थी, ठीक है। और जो वीरेंद्र सिसोदिया है इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले से इनका संबंध है। आगे बात करें, हीरो ग्रुप के एक खंड के रूप में कार्यरत हीरो फ्यूचर एनर्जी ने नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ प्रौद्योगिकी परियोजना में 4000 करोड़ के निवेश, कितने, 4000 करोड़ के निवेश के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। किसके लिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ प्रौद्योगिकी परियोजना के लिए किसके द्वारा समझौता किया गया उत्तर प्रदेश सरकार से, तो हीरोज फ्यूचर एनर्जीज ने, ठीक है। हीरोज फ्यूचर एनर्जी किसकी एक शाखा है, जो हीरो ग्रुप है ना, हीरो होंडा, तो हीरो ग्रुप जो है उसकी एक शाखा है हीरो फ्यूचर एनर्जीज, उनके द्वारा समझौता किया गया है यूपी सरकार के द्वारा, ठीक, यूपी सरकार द्वारा, किसके लिए, नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ प्रौद्योगिकी परियोजना के लिए। तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आगे देखें, देश में पहली बार अयोध्या में सरयू नदी पर सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली ई बोट लॉन्च की गई। तो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे देश में ये पहली बार चलाई गई जो सौर ऊर्जा संचालित ई बोट है उसका संचालन किया गया। कहां पर, जो अयोध्या में जो सरयू नदी है वहां पर इस बोट का संचालन किया गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक बोट है और ये सौर ऊर्जा से संचालित होती है। तो ये पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आगे देखें, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद और चित्रकूट, श्रावस्ती, 5 जिले हैं, आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट और श्रावस्ती में नए हवाई अड्डे होंगे। जनवरी माह में ये घोषणा की गई कि श्रावस्ती, आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद और चित्रकूट में नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे और जिसके साथ संख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी, तो 19 हो जाएगी संख्या, ठीक है। तो ऐसी घोषणा की गई नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा, ठीक। उत्तर प्रदेश में 5 जिलों में नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। नाम याद रखिए, एग्जाम में पूछे तो आप ये भी पूछ सकता है कहां पे नहीं बनेगा, ठीक है। 5 जिलों के नाम याद रखिएगा। आगे देखें, तो यहाँ पे जो जनवरी माह के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे वो हमने देख लिए। अब कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, जिन क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सौर ऊर्जा संचालित भारत का पहला ई बोट कहां लॉन्च किया गया, प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी या चित्रकूट। दूसरा क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त सैनिक एवं पर्वतारोही वीरेंद्र सिसोदिया द्वारा किस पर्वत पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज एवं प्रभु श्री राम ध्वज फहराया गया, माउंट एवरेस्ट, माउंट मैकिनले, माउंट किलिमंजारो, गुरिल मानधाता। तीसरा प्रश्न है, किसे उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नामित किया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डामरी, ठीक, योगेंद्र डिमरी, लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल करण सिंह या लेफ्टिनेंट पवन कुमार, ठीक है। तो इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आपके लाइक, आपके कमेंट डिसाइड करेंगे कि सीरीज को किस प्रकार कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।